हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी से। क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक हम वायुमंडल कवर कर चुके हैं। आज का हम पढ़ेंगे सूर्यताप और ऊष्मा बजट। सूर्यताप और ऊष्मा बजट के बारे में देखो, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और नेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। स्कूल लेक्चरर में से 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो आज हम आपका सूर्यताप और ऊष्मा बजट का टॉपिक कवर करेंगे। और एक बात आपसे कि जैसे आपको वीडियो ये उपयोगी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमको गलत देखना है। सही नहीं है से मतलब हमको गलत देखना है। तो देखते हैं पहला, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है। यानी निचले वायुमंडल से मतलब यह निचली परतों के बारे में बात कर रहा है। हमने वायुमंडल की परतों के बारे में लास्ट क्लास में बात की है। और निचले परत की अगर बात करें तो क्षोभमंडल है निचली परत, जिसमें ज़्यादातर मौसमी घटनाएं, मौसमी परिवर्तन होते हैं। और जलवाष्प भी एक उसमें मुख्य घटक है। तो जलवाष्प अति परवर्ती गैस है। जहाँ पे ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होता है वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जैसे कि भूमध्य के क्षेत्रों में। और जहाँ पे कम बाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बाष्पोत्सर्जन में कमी आती जाएगी, तो बाष्प भी कम मिलेगी, जलवाष्प। ठीक है, तो ये सही है। अगला है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की बात कर रहा है। ठीक है, देखो, सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो सर्वाधिक तापमान कहाँ पे प्राप्त होना चाहिए? भूमध्य रेखा पे। लेकिन देखो, भूमध्य रेखा पे क्या है कि संवहनीय धाराएं प्रचलित रहती हैं। और संवहनीय धाराओं के प्रचलित रहने के कारण यहाँ पे बादल छाए रहते हैं। ठीक है, बादल छाए रहते हैं और बादलों के कारण यहाँ पे ज़्यादा सूर्य ताप नहीं मिल पाता है। ज़्यादा सूर्य ताप नहीं मिल पाता है। और ज़्यादा सूर्य ताप की यदि बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ज़्यादा तापमान मिलता है, ना कि विषुवत रेखा के सहारे। तो आपका ये गलत होगा, क्योंकि विषुवत रेखा की बात कर रहा है। लेकिन अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो कहाँ पे पाया जाएगा? 20 डिग्री, एक सेकेंड, 20 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पर तापमान सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवामृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं। तो शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को भी प्रभावित करती हैं। तो अत्यधिक ऊंचाई यानी कि क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में चलती हैं जेट धाराएं, और धरातल की मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, यानी कि मानसून को भी ये प्रभावित करती हैं। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है आपका? ऑप्शन बी, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। यानी कि एक तो वो रात है जिसमें बादल नहीं है, और एक वो रात है जिसमें बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है साफ रात, यानी कि बिना बादलों की जो रात है वो बादलों वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? देखो, सूर्य से हमें ताप प्राप्त होता है, और जो लघु किरणों के कारण रूप में होता है। देखो, सूर्य से लघु विकिरणों के रूप में उसमें मिलती है और जब पृथ्वी
पृथ्वी प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी प्राप्त ऊष्मा का विकृत करती है, वो होती है, ये होगी लघु, वो होगी दीर्घ विकिरण। तो ये जो दीर्घ विकिरणें होती हैं, यदि साफ रात होगी तो दीर्घ विकिरणें पृथ्वी से सीधी वायुमंडल में चली जाएंगी, यानी कि ऊपर चली जाएंगी वायुमंडल में। लेकिन जब मेघीय रात होगी तो मेघीय रातों में ये किरणें पृथ्वी के आसपास ही बनी रहेंगी, यानी कि वायुमंडल से बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे बादल छाए हुए हैं और बादलों की वजह से ये दीर्घ विकिरणें हैं ये बाहर नहीं जाएंगी और साफ रात में ये वायुमंडल से आगे चली जाती हैं। इसीलिए अगर मेघीय रात है तो वहाँ पे तापमान अधिक होगा और साफ रात है तो वहाँ पे तापमान कम होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, संघनन के कारण, विकिरण के कारण। तो देखो ये वही विकिरण है जो पार्थिव विकिरण है जो पृथ्वी उत्सर्जित करती है, ठीक है। यानी पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है और शाम को जब यहाँ हमारे यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है तो पृथ्वी उस ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ठीक है। दिन में ग्रहण करती है लघु विकिरणों के रूप में और दीर्घ विकिरणों के रूप में पृथ्वी उस ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, उसे हम पार्थिव विकिरणें भी कहते हैं। तो इन विकिरण के कारण ही जो साफ रातें हैं मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो है। देखो एल्बिडो क्या होता है, ये होता है तो प्रत्यावर्तित ऊर्जा होती है, एक तरह से प्रत्यावर्तित ऊर्जा होती है। इसे अपन धवलता भी कहते हैं, इसे अपन स्वीति भी कहते हैं। देखो होता क्या है कि सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो ऊष्मा धरातल द्वारा कितनी परावर्तित कर दी जाती है, यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा कितने प्रतिशत धरातल द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। लेकिन जैसे कि 100 इकाई मान के लेते हैं हम, सूर्य की ऊष्मा 100 इकाई आई, ठीक है, 100 इकाई आई, लेकिन ये रास्ते में ही कुछ इसको अवरोध कह सकते हैं, जैसे बादल, ठीक है, और आपका बर्फीली सतह, ऐसी चीजों से ये परावर्तित कर दी जाती है। यानी कि जो ऊष्मा आ रही है धरातल की ओर उसमें से कितनी प्रतिशत ऊष्मा आकाश की तरफ परावर्तित कर दी गई है, उसे कहते हैं अपन एल्बिडो। इस एल्बिडो को अपन परावर्तित ऊर्जा कह सकते हैं, धवलता भी इसी को कहते हैं और स्वीति भी इसी को कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है औसत एल्बिडो कितना, यानी कि कितने प्रतिशत ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में से वापस परावर्तित कर दी जाती है। तो देखो वो है आपकी ऑप्शन ए 32%। देखो ये कहीं कहीं आपको 35 भी मिलेगा और 34 भी मिलेगा, ठीक है। आप 35 को बिल्कुल सही मानना, 35% है आपकी पृथ्वी का औसत एल्बिडो। एल्बिडो आपको समझ आया होगा कि प्राप्त ऊष्मा, जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है धरातल की ओर उसमें से कितनी ऊष्मा वापस हो जाती है यानी प्रत्यावर्तित हो जाती है, उसे अपन कहते हैं एल्बिडो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला ऊष्मा बजट बताता है। देखो ऊष्मा बजट होता क्या है पहले, फिर ये क्या बताता है, यानी हम ऊष्मा बजट को क्यों पढ़ते हैं या क्यों, क्या ये हमारे काम आता है। तो ऊष्मा बजट देखो एक तो कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा के मध्य संतुलन,
ये है आपका ऊष्मा बजट, यानी कि सूर्य से जितनी ऊष्मा आ रही है पृथ्वी के पास उसको कैसे कैसे पृथ्वी प्राप्त करती है और कैसे उस प्राप्त ऊष्मा है उसको पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस आकाश में भेजती है, वो है आपका ऊष्मा बजट। अब देखो ऑप्शन सौर विकिरण। ऊष्मा बजट सौर विकिरण को नहीं बताता है। सौर विकिरण हमने पढ़ी है लघु विकिरणों के रूप में, जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है वो कहलाती है सौर विकिरण। अगला है अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन। तो यही है, यानी कि वायुमंडल में प्राप्त जो अंदर आने वाली रेडियो क्षमता वाली एक तरह से ऊर्जा कह सकते हैं अपन, सौर ऊर्जा, यानी कि वायुमंडल में अंदर आने वाली सौर ऊर्जा और बाहर जाने वाली सौर ऊर्जा के मध्य जो संतुलन है वही कहलाता है ऊष्मा बजट। महाद्वीपों के ऊपर तापमान वितरण ये भी नहीं है, भूमि और समुद्र के ऊपर ऊष्मा वितरण ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऊष्मा बजट होता क्या है कि सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा, पृथ्वी की ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा के मध्य संतुलन ही क्या कहलाता है आपका ऊष्मा बजट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्यताप की न्यूनतम मात्रा प्रदर्शित या प्रदान करेगी। सूर्यताप की न्यूनतम मात्रा, यानी कि कब सूर्य का ताप जो है हमें न्यूनतम प्राप्त होगा, इनमें से सूर्य क्षितिज के समीप हो। देखो सूर्य की कई स्थितियां होती हैं पृथ्वी को लेकर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपसौर उपसौर, अपसौर उपसौर। देखो अपसौर में क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के, सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, सर्वाधिक दूर, और उपसौर क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक। देखो दो स्थिति हैं। अपसौर वो स्थिति है जब सूर्य और पृथ्वी में अधिकतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी में अधिकतम दूरी होती है तो उसे तो कहते हैं अपन अपसौर। तो उस टाइम पे क्या है कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर है तो ऊष्मा कम मिलेगी। दूसरा है उपसौर, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक जब होता है उसे कहते हैं अपन उपसौर। और इसमें क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है, और नजदीक होता है तो उसमें ज्यादा मिलती है। उसके बाद पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हों, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये है आपका भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा, और ये है आपकी कर्क रेखा। तो देखो सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सबसे सीधा ज्यादा चमकता है, यानी कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में देखो 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो सर्वाधिक प्रकाश है वो प्रकाश या सर्वाधिक ऊर्जा है वो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगी, ठीक है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है वो कम होता जाएगा, आपतन कोण कम होता जाएगा। और जहाँ आपतन कोण ज्यादा है वहाँ पे ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी, और जहाँ पे आपतन कोण कम है तो वहाँ पे ऊष्मा कम प्राप्त होगी। ऐसे ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो जहां पहला ऑप्शन है जैसे कि आपका सूर्य क्षितिज के समीप है, क्षितिज मतलब ध्रुवों के यदि समीप है तो ऊष्मा कम प्राप्त होगी। जैसे कि आपको बताया कि उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य होता रहता है। जब भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य सीधा चमकता है तो सर्वाधिक ऊष्मा भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगी, और जैसे क्षितिज के पास यानी कि उत्तरायण या दक्षिणायन होगा तो पृथ्वी को ऊष्मा कम प्राप्त होगी। तो यही है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
सूर्य क्षितिज के यदि समीप है तो न्यूनतम ऊष्मा प्राप्त होगी। पृथ्वी सूर्य की अपनी कक्षा में समीपस्थ बिंदु पर है, समीपतम बिंदु पर है। दिन की लंबाई अधिकतम है, तो दिन की लंबाई अधिकतम है तो अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी। और समीपतम यानी कि उपसौर पे है तो भी अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी। रात्रि की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर, यानी कि रात्रि न्यूनतम है तो दिन बड़ा होगा तो भी ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। लेकिन जब सूर्य क्षितिज के समीप होगा तो ऊष्मा न्यूनतम प्राप्त होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला, निम्नतम एल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है, यानी कि सबसे कम एल्बिडो। सबसे कम एल्बिडो के बारे में मैंने आपको बताया, इसे अपन प्रत्यावर्तिता, धवलता या स्वीति कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा धरातल पर पहुंचने से पहले जो परावर्तित हो जाती है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा धरातल पर पहुंचने से पहले जो परावर्तित ऊष्मा होती है उसे अपन कहते हैं एल्बिडो। तो ये पूछ रहा है कि सबसे कम एल्बिडो किसका होगा। ठीक है, देखो उत्तरी ऊपर से देखते हैं, ज्योति हुई नम भूमि यानी कि तर भूमि है, उसके एल्बिडो की यदि बात करें तो उसका एल्बिडो होता है तर का 8 से 10%। तर भूमि का होता है एल्बिडो। घने बादल की यदि बात करें तो घने बादल का होता है 70 से 80% होता है। 70 से 80% किसका होता है, घने बादल का। ठीक है, सीसा दर्पण का भी अधिक होता है। और उत्तरी ध्रुव में ताजा बर्फ का सर्वाधिक होता है, ये 70 से 90% तक होता है। ठीक है, ज्योति हुई नम भूमि का 8 से 10% होता है। घने बादल का होता है 70 से 80। और उत्तरी ध्रुव में जो ताजा बर्फ होती है, यानी कि ध्रुवों पे या धरातल पे जो ताजा बर्फ है उसका होता है 70 से 90%। तो इसमें न्यूनतम होगा किसका, आपके ज्योति हुई नम भूमि का। इसमें अगर आप देखें तो वन भूमि का भी देख लो, वन भूमि का 15 से 25 होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सबसे कम की यदि बात करें ज्योति हुई नम भूमि का, और सर्वाधिक की यदि बात करें तो किसका होगा, ताजा बर्फ का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है, वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल निम्नलिखित में से गर्म की बात करें तो देखो, वायुमंडल सर्वाधिक जो गर्म होता है मैंने आपको अभी बताया था, लघु विकिरण और दीर्घ विकिरण। देखो लघु विकिरणें तो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो है लघु विकिरणें। और लघु विकिरणें पृथ्वी ज्यादातर तो वायुमंडल में ऑब्जर्व हो जाती हैं और बाकी पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो वो वायुमंडल को ज्यादा गर्म नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं कर पाती हैं, कम योगदान होता है गर्म करने में। ठीक है, कम योगदान। लेकिन जो दीर्घ विकिरणें हैं, जो पार्थिव विकिरणें हैं, जिनको पृथ्वी विकिरित कर रही है, उत्सर्जित कर रही है, उनका योगदान सर्वाधिक होता है। यानी कि वायुमंडल को गर्म करने में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो पार्थिव विकिरणों का होता है, जो पृथ्वी द्वारा विकिरित की जाती हैं उनको अपन दीर्घ विकिरणें भी कहते हैं, इन्हीं को पार्थिव विकिरणें भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखते हो, सूर्य की सीधी किरणें जो आती हैं उनको हम लघु तरंग कहते हैं, वो वायुमंडल को ज्यादा गर्म नहीं करती हैं। ज्वालामुखी गतिविधि से इसका कोई मतलब है ही नहीं। जय पदार्थ का जलना भी इससे कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी के विकिरण यानी कि पार्थिव विकिरण से सर्वाधिक गर्म होता है वायुमंडल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, इंसोलेशन यानी कि सूर्यताप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कशन किया कि लघु तरंगें जो होती हैं वो सूर्यताप
जो प्राप्त होता है वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, जो सूर्य से सीधी तरंगें आती हैं। दीर्घ तरंगों की यदि बात करें तो दीर्घ तरंगें पार्थिव विकिरणें होती हैं, जब पृथ्वी ऊर्जा का विकिरण करती है या पार्थिव ऊर्जा को छोड़ती है या उत्सर्जन करती है, उसे अपन कहते हैं दीर्घ तरंगें। तो लघु तरंगें और दीर्घ तरंगें आपको समझ आई होंगी। सूर्यताप में लघु तरंगें और दीर्घ तरंगों से ही रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में एल्बिडो के बारे में आपको बताया कि कौन कौन सी सतह कितना कितना उत्सर्जन कर रही थी, और अधिकतम एल्बिडो की हमने बात की थी। तो ताजा हिम, जो कि 70 से 90% जिसका एल्बिडो था। एल्बिडो के बारे में आपको बता चुका हूं कि एल्बिडो क्या होता है। उसके बाद यदि बात करें, ताजा हिम हो गया। बादलों की यदि बात करें, घने बादल, घने बादलों का एल्बिडो होता है, एक सेकंड, 70 से 80, 70 से 80% होता है घने बादलों का एल्बिडो। ठीक है। वनों की यदि बात करें तो वनों का होता है 10 से 15%। ठीक है। मरुस्थल की यदि बात करें तो मरुस्थल का होता है 15 से 25%। ठीक है। नम भूमि की यदि बात करें, यानी तर भूमि की, नम भूमि का होता है 8 से 14%। ठीक है। और काली मिट्टी की यदि बात करें, काली मिट्टी का होता है 5 से 8%। यह है न्यूनतम जो होता है वो काली मिट्टी का होता है। एल्बिडो से मतलब यह है कि इतनी ऊर्जा को ये परावर्तित कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक ऊष्मा ग्रहण करने वाली कौन सी आपकी इनमें से जो उपकरण या धरातल दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा धरातल ऐसा है जो सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त कर रहा है। ऊष्मा प्राप्त करना अलग बात है और एल्बिडो अलग बात है। तो ऊष्मा प्राप्त करने की यदि बात करें तो ये आपका काली मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वाधिक कम, सबसे कम एल्बिडो कर रही है, ये सबसे कम, और सबसे कम एल्बिडो है तो सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त कर रही होगी। और यहाँ पे ताजा हिम को यदि देखें तो ये इसका एल्बिडो है, सर्वाधिक है, तो ऊष्मा सबसे कम प्राप्त कर रही होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं ऑप्शन में अधिकतम एल्बिडो किसका है, सबल हिमाच्छादन यानी कि ताजा हिम या बर्फ। ऑप्शन ए ही है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। ठीक है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2019 में। पहला है, रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। रेले प्रकीर्णन, देखो प्रकीर्णन की यदि बात करें तो प्रकीर्णन 3 प्रकार का होता है। रेले प्रकीर्णन, यहाँ पे देख लेते हैं, रेले प्रकीर्णन। अगला होता है दूसरा मी प्रकीर्णन, और अगला है अवर्णात्मक प्रकीर्णन। ठीक है, 3 प्रकार का होता है आपका प्रकीर्णन। अब देखते हैं ऑप्शन यानी कि कथन देखते हैं। रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी। देखो प्रकीर्णन ही है नीले रंग के लिए उत्तरदायी। ठीक है, जो वायुमंडल में धूल के कण जो बिखरे हुए होते हैं उनसे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को अपन कहते हैं प्रकीर्णन, और उसी के कारण होता है आकाश का रंग नीला। अगला है, रेले प्रकीर्णन जब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण व तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है। वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण व तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है, तो ये सही है। कणों का व्यास
व्यास कम है यहाँ पे, ठीक है। ये तो है रेले प्रकीर्णन। और जब कणों का व्यास और आपके तरंग दैर्घ्य का दोनों का व्यास बराबर है तो होगा मी प्रकीर्णन, बराबर है। और एवर्णात्मक प्रकीर्णन की बात करें तो यहाँ पे कणों का व्यास बढ़ा दिया हुआ है, कम है, ठीक है। यहाँ पे बराबर और यहाँ पे है कम। बड़ा या ज्यादा, ठीक है। तीनों प्रकीर्णन के बारे में बात की। रेले प्रकीर्णन तो उसे कहते हैं जिसमें कणों का व्यास कम हो और तरंग दैर्घ्य का व्यास अधिक हो। मे प्रकीर्णन में क्या होता है, जहाँ पे दोनों बराबर हो, कणों का व्यास भी और तरंग दैर्घ्य का व्यास भी बराबर हो, वो होता है मी प्रकीर्णन। एवर्णात्मक प्रकीर्णन की बात करें तो कणों का व्यास ज्यादा होता है और तरंग दैर्घ्य का व्यास कम होता है, वो होता है एवर्णात्मक प्रकीर्णन। तो देखो रेले प्रकीर्णन की यदि बात करें तो ये सही है, नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। प्रकीर्णन की ही बात करें तो नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। अगला है तर्क। रेले प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडल कणीय व्यासों का कणों का व्यास विकिरण व तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों प्रकीर्णन के बारे में आपको बताया, ये ध्यान रखना क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इन प्रकीर्णन से, रेले प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन और एवर्णात्मक प्रकीर्णन से। अगला है सूर्य की सतह पर विद्यमान सामान्य ठंडे स्थानों को जबकि गर्म स्थानों को क्या कहते हैं। यानी कि सूर्य की सतह पर जो कुछ ठंडे स्थान हैं और कुछ ज़्यादा गर्म स्थान हैं, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो ठंडे स्थानों को तो अपन कहते हैं, सूर्य के कहीं कहीं धब्बे बने हुए हैं उनको सूर्य धब्बे, ये तो हो गए आपके ठंडे स्थान। और फैकुला जो है, फैकुला ये है आपके गर्म स्थान। देखो सूर्य धब्बे जो होते हैं वो सूर्य के धरातल पर ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है वो कहलाते हैं सूर्य धब्बे, और जहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है वो कहलाता है फैकुला। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं संलयन क्षेत्र और फैकुले, फैकुले और संलयन स्थान है, सूर्य धब्बे और गर्म स्थान है, सूर्य धब्बे और फैकुले। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठंडे स्थानों को सूर्य धब्बे और गर्म स्थानों को कहते हैं फैकुला या फैकुले। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है सूर्य वायुमंडल के बहिर्भाग को कहते हैं, यानी कि सूर्य का जो बहिर्भाग है, ठीक है, ये आपका सूर्य है, इसका जो बहिर्भाग है इसको तो कहेंगे अपन फोटोस्फीयर, जो हमको दिखाई देता है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है हमें नंगी आंखों से, जिसको हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं अपन फोटोस्फीयर। और इसका जो आंतरिक भाग है उससे अपन कहते हैं कोरोना, ठीक है। फोटोस्फीयर सूर्य का बाह्य भाग और कोरोना सूर्य का आंतरिक भाग। ऑप्शन देखते हैं कि फोटोमंडल, फोटोमंडल या फोटोस्फीयर एक ही बात है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका बाह्य मंडल, बाह्य जो सरफेस है ये है आपका आंतरिक सरफेस या भाग, ठीक है। जो बाह्य भाग है सूर्य का उसे तो अपन कहेंगे फोटोस्फीयर, जो आंतरिक भाग है उसे कहेंगे अपन कोरोना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। सॉरी। निम्नलिखित में से किसका दीर्घ तरंग रूप में संचरण होता है। दो तरह की तरंगें बताई मैंने, लघु तरंग और दीर्घ तरंग। और दीर्घ तरंग, लघु तरंग तो हमें प्राप्त होती है सूर्य से, सूर्य की विकिरण, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तो है लघु तरंग है। और पृथ्वी का विकिरण जो होता है, पृथ्वी का विकिरण
वो होता है आपका दीर्घ तरंग। तो दीर्घ तरंग के रूप में ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो तो प्राप्त होती है हमने पृथ्वी के धरातल से, और लघु तरंगों के रूप में जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है सूर्य से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है राइट आंसर। पार्थिव विकिरण, इसको दीर्घ तरंग को पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि अपन को गलत कथन देखना है। तो देखिए, सूर्य के लिए ऑक्सीजन पारदर्शी है, सूर्य तप के लिए पारदर्शी है, तो बिल्कुल सही है। देखो, ऑक्सीजन जो है सूर्य आपके वायुमंडल में पाई जाती है, सूर्य की जो किरणें आती हैं वो इनको रोकती नहीं है, यानी कि सीधा पृथ्वी पर आने देती है। तो ऑक्सीजन क्या है, सूर्य किरणों के लिए पारदर्शी है। 120 किमी से नीचे ऑक्सीजन प्रमुख गैस है। देखो, ऑक्सीजन की जो ऊंचाई है 120 किलोमीटर से तक ही 120 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन प्रमुख रूप से मिलती है। ठीक है, 120 किलोमीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है, इससे ऊपर ऑक्सीजन मतलब नामात्र की मिलती है, बिल्कुल कम मिलती है, तो ये भी सही है। 60 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन आणविक रूप में पाई जाती है। तो देखो, आणविक रूप में जो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन, ये अणुओं के रूप में और आणविक रूप में पाई जाती, अणुओं के रूप में पाई जाती, वो पाई जाती है आपके आयन मंडल में। आयन मंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और हाइड्रोजन। ये पाई जाती हैं अणुओं के रूप में। और आयनमंडल की ऊंचाई की यदि बात करें तो आयनमंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 से 640 किलोमीटर, और यहाँ पे बात कर रहा है 60 किलोमीटर की, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु तरंग विकिरण के संबंध में मेघ भू पर क्या परिणाम होता है। लघु तरंग के रूप में मेघ, यानी कि जो बादल होते हैं उनके धरातल की बात कर रहा है ये, कि लघु विकिरण जो होती है उसका एल्बिडो का ह्रासमान है ये, अधिकतर सौर विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, हरित प्रभाव में वृद्धि करते हैं, अधिकतर सौर विकिरणों को प्रतिकलित या प्रतिवर्तित। तो धरातल के या पृथ्वी के एल्बिडो के बारे में हमने बात की थी। पृथ्वी का एल्बिडो जो है वो कितना है, 35। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना था, 35। तो इस 35 में थे, देखो 3 तरह से ऊर्जा का प्रत्यावर्तन होता है, बाष्प के रूप में, बादलों द्वारा, और देखो 27% 6% और 2%। इसमें देखो 27% जो है ये बादलों द्वारा प्रत्यावर्तित कर दी जाती है। ठीक है, और जो 6% है ये वाष्प द्वारा, और जो 2% है ये हिमयुक्त धरातल द्वारा। ये है, तो बादलों द्वारा है जो विकिरण को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। अब देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है, अधिकतर सौर विकिरण को प्रतिकलित करती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर दिखाई पड़ने वाले तरंग दैर्ध्य की श्रेणी है। देखो, एक तरंग दैर्ध्य है, यानी कि तरंग का जो फोटोस्फीयर हम जिसको कहते हैं, उसमें कुछ तरंगें जो आती हैं, उन तरंगों के रूप में हम बांटा है इसके फोटोस्फीयर को, जैसे कि गामा,
एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दिखाई पड़ने वाली विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस तरह से जो स्पेक्ट्रम है, किरणों का स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमने बांटा है। इस प्रकार की किरणें इसमें होती हैं: गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इनमें जो विजिबल किरणें हैं ये आपकी काम की हैं किसकी, जितने भी अपन ये सैटेलाइट्स वगैरह देखते हैं, इनसे जो भी प्रक्षेपण किया जाता है वो सभी काम आता है किसमें, विजिबल किरणों के द्वारा ही ये संचालित किया जाता है। तो इनका जो माइक्रोमीटर है, यानी इनको किस इसके किस मात्रक तक जो किरणें होती हैं उनको हम दिखाई पड़ने वाले स्पेक्ट्रम में रख सकते हैं। तो देखो इसका आंसर है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। सॉरी, कि 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली किरणें ही दिखाई पड़ने योग्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर बैटरी का विद्युत निर्गत इस पर निर्भर होता है, यानी कि सौर जो बैटरी होती हैं वो उनका विद्युत उत्सर्जन किस पर निर्भर होता है? सौर विकिरण की तीव्रता पर, सौर विकिरण की ताप घटक पर, परावैंगनी विकिरण पर और अवरक्त विकिरण पर। तो सौर बैटरी देखो सूर्य से चार्ज होती है, सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें जितनी तीव्र होंगी वो उतनी ही चार्ज होगी, और जितनी चार्ज होगी उतनी ऊर्जा उसमें या ऊर्जा उसमें स्टोरेज होगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है कि सौर विकिरण की तीव्रता ही आपकी सौर बैटरी की विद्युत निर्गत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य। देखो सौर स्थिरांक होता क्या है? सौर स्थिरांक होता है कि वायुमंडल को प्राप्त ऊष्मा, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा वायुमंडल के प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, देखो सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा वायुमंडल के प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा वायुमंडल के प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली, जो प्राप्त होती है वो कहलाता है सौर स्थिरांक। यानी कि देखो वायुमंडल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वायुमंडल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर प्रति मिनट में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं अपन सौर स्थिरांक। और सौर स्थिरांक होता है कितना, देखो औसत है 1.94 कैलोरी, यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर प्रति मिनट में 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। ये पृथ्वी का औसत है। ठीक है, और जब अपन बात करते हैं किलोवाट मीटर स्क्वायर की, यानी वर्ग मीटर की, तो वो होता है 1.36 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, यह है आपका प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में, और वो है आपका 1.36 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। सौर स्थिरांक होता क्या है? वायुमंडल के प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोरा बोरियलिस
उत्तरी प्रकाश ज्योति दिखाई पड़ने की अत्यधिक संभावना होती है। तो मैंने आपको जो लास्ट वायुमंडल टॉपिक करवाया था, तो वायुमंडल में दो प्रकार की ज्योतियों के बारे में बताया था, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस देखो, बोरेलिस तो होता है, ये तो होता है उत्तरी ध्रुव पर, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है। इसे तो कहते हैं सुमेर ज्योति, और इसे कहते हैं कुमेर ज्योति। कुमेर ज्योति, ये देखो आयन मंडल में कभी कभी ये प्रकाश देखने को मिलता है आयन मंडल में, और आयन मंडल में जब उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश देखने को मिलता है उसे अपन ऑरोरा बोरियलिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। सुमेर ज्योति और कुमेर ज्योति वो हमको आयन मंडल में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि अरोरा बोरियलिस उत्तरी प्रकाश ज्योति दिखाई देने की अत्यधिक संभावना होती है, तो ये ध्रुवों पर दिखाई देता है। ध्रुवों से मतलब है उच्च अक्षांश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, उच्च अक्षांश। नेक्स्ट, आमतौर पर पृथ्वी के किस भाग पर वाष्पीकरण अधिक होता है? देखो मैंने सूर्य के प्रकाश के बारे में या सूर्य तप के बारे में आपसे बात की कि सर्वाधिक सूर्य तप जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य सबसे ज्यादा टाइम सीधा चमकता है। वर्ष भर सूर्य सर्वाधिक टाइम सीधा चमकता है कहाँ पे? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक चमकता है तो वहीं पे बाष्पीकरण भी सर्वाधिक होगा। देखो बाष्पीकरण भी तभी होता है जब वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा या ज़्यादा तापमान होगा, उसी क्षेत्र में होगा बाष्पीकरण। और बाष्पीकरण के लिए उस क्षेत्र में जल होना भी जरूरी है, क्योंकि बाष्पीकरण के लिए जल होना जरूरी है, जल से ही बाष्पीकरण होगा। यानी कि दो तीन चीज़ें हो गई कि एक तो वहाँ पे तापमान अधिक होना चाहिए और जल अधिक होना चाहिए, यही है आपकी वाष्पीकरण का कारण। और तापमान कहाँ पे अधिक होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो सागर की सतह है वहाँ पे सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। देखते हैं ऑप्शन में भूमध्यवर्तीय, समुद्रीय, भूमध्यवर्ती, महाद्वीपीय, ध्रुवीय, महाद्वीपीय और ध्रुवीय, समुद्रीय। तो भूमध्यवर्ती जो समुद्री क्षेत्र है, भूमध्यवर्ती समुद्री जो क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक वाष्पीकरण होगा, क्योंकि सर्वाधिक टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है और समुद्र है ही। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला, वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थलीय ऊष्मा वायु में स्थानांतरित हो जाती है खाली जगह रूप में जानी जाती है। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थलीय ऊष्मा वायु में स्थानांतरित होनी, यानी संपर्क से, संपर्क से जो ऊष्मा दूसरे किसी चीज में या किसी वस्तु में या स्थलीय ऊष्मा जो दूसरे धरातल में, दूसरी वस्तु में या धरातल में ऊष्मा स्थानांतरित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अब देखो बात करते हैं चालन। देखो ये चालन जो है इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अणुओं द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। जैसे गर्म धरातल पर, गर्म धरातल पर, गर्म धरातल पर कोई वस्तु रखते हैं, गर्म धरातल पर कोई वस्तु रखेंगे तो उस गर्म धरातल से वो वस्तु यदि गर्म हो जाती है तो वो कहलाएगा चालन, उसका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संपर्क हुआ है। ठीक है, तो वो तो कहलाएगा चालन। प्रत्यक्ष संपर्क हो रहा है वो तो रहा है चालन में। बात करते हैं संवहन की। संवहन में क्या होता है? जब धरातल के संपर्क से, धरातल के संपर्क से हवा गर्म होती है, संपर्क से हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है, हवा गर्म होती है और फैलती है संपर्क से, वो कहलाता है आपका संवहन। धरातलीय संपर्क से हवा फैलना
और ऊपर उठना कहलाता है संवहन। आपतन तो देखो एक कोण है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य का जो धरातल पर ऊष्मा की विकिरण आती है उनका आपतन कोण। जहाँ पर सूर्य सीधा चमक रहा है वहाँ पे तो होगा आपतन कोण सबसे ज़्यादा, और जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही हैं वहाँ पे आपतन कोण होगा सबसे कम। अब बात करते हैं विकिरण की। कोई धरातल है या कोई सतह है जो गर्म है, उस धरातल या सतह में गर्म होने के बाद जो ऊष्मा विसर्जित होती है यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो होती है विकिरण। ठीक है, ये वातावरण को या वायुमंडल को गर्म करने की विधियां हैं चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण चालन मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष संपर्क से चीज कोई गर्म होगी जिसमें अणुओं का आदान प्रदान होगा। संवहन की यदि बात करें, जो धरातल के संपर्क से कोई चीज फैल के यानी हवा है जो फैलेगी और ऊपर उठेगी वो कहलाता है संवहन। ऊपर उठेगी और गर्म हवा उसकी जगह पे आएगी। आपतन कोण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और विकिरण, विकिरण जो है कोई गर्म चीज है वो गर्म होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उससे जो विकिरण निकलती हैं या तरंगें निकलती हैं उनको अपन कहते हैं विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर चालन। अगला है किस कथन दिए गए कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं। पहला है सूर्य की छोटी तरंगें पृथ्वी में आंशिक रूप से प्रवेश करती हैं और वायुमंडल को ऊष्मित करती हैं। सूर्य से ऊष्मित पृथ्वी की सतह विस्तारित तरंगें उत्पन्न करती है, विस्तारित तरंगें या दीर्घ तरंगें उत्पन्न करती है जो परस्पर प्रभाव डालती हैं और वायुमंडल को ऊष्मित करती हैं। परस्पर प्रभाव डालती हैं और वायुमंडल को ऊष्मित करती हैं। देखो सूर्य की छोटी तरंगें यानी कि लघु तरंगें, आंशिक रूप से मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में ही बताया था कि सूर्य की जो सीधी किरणें आती हैं जिनको हम लघु तरंगें कहते हैं वो कम यानी कि कम मात्रा में आंशिक रूप से वायुमंडल को गर्म कर पाती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरणें निकलती हैं उनसे द्वारा वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो वही चीज़ है, पहला सही है इसका कि सूर्य की छोटी किरणें पृथ्वी में आंशिक रूप से प्रवेश करती हैं और उसे ऊष्मित करती हैं, सही बात है। दूसरा है सूर्य से ऊष्मित पृथ्वी की सतह यानी कि सूर्य से ऊष्मित पृथ्वी की जो सतह है जो विस्तारित दीर्घ तरंग उत्पन्न करती है जो परस्पर प्रभाव डालती है और वायुमंडल को ऊष्मित करती है, ये भी सही बात है। तो इसके दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि सूर्य का जो तापमान है पृथ्वी के हर क्षेत्र पे अलग अलग तरह से सूर्य का तापमान प्राप्त होता है, तो उसको जो वितरण है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं कि कहीं पर तापमान अधिक और कहीं पर तापमान ज़्यादा है, तो हमको वो कारक देखने हैं। तो पहला है एक क्षेत्र के लैंडफॉर्म, रात्रि की लंबाई, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी और झाइया सन स्पॉट। ठीक है, सन स्पॉट, सन स्पॉट अभी हमने पढ़े थे ना, धब्बे, इसको अपन धब्बे भी कहते हैं। अब देखो किसी क्षेत्र की लैंडफॉर्म है तो लैंडफॉर्म प्रभावित करेगी क्या वहां पे आने वाले सूर्य के तापमान को, यानी कि स्थलाकृति जो है स्थलाकृति वहां पे प्रभावित नहीं करती हैं। रात्रि की लंबाई, रात्रि की लंबाई प्रभावित करती है, और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी से कोई मतलब है क्या, इसका इससे भी कोई मतलब नहीं है। झाई सन स्पॉट, देखो धब्बे सन स्पॉट जो है अभी हमने पढ़े थे, ब्लैक धब्बे या काले धब्बे जिनको बोल रहे थे, सूर्य में जो ऐसा स्थान जहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है उसे तो अपन कहते थे सन स्पॉट या झाई। रात्रि के एक स्थान की लैंडफॉर्म भी प्रभावित नहीं करती हैं, रात्रि की लंबाई भी प्रभावित नहीं करती है, यहाँ पे दिन की लंबाई प्रभावित करती है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। तो झाई या सन स्पॉट जो है ये धब्बे ये प्रभावित करते हैं सूर्यताप के वितरण को। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का हीट बजट क्या है। हीट बजट के बारे में अपन ने बात की है कि सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जो वायुमंडल को प्राप्त हो रही है
और वायुमंडल द्वारा जो उसी ऊष्मा का प्रत्यावर्तन किया जाता है वही कहलाता है ऊष्मा बजट। देखो बाहर से कह सकते हैं, बाहर से प्राप्त ऊष्मा, बाहर से प्राप्त ऊष्मा और अंदर से निर्गत ऊष्मा या छोड़ी गई ऊष्मा, इन दोनों के बीच जो संतुलन होता है उसे अपन कहते हैं हीट बजट, पृथ्वी का हीट बजट। अब देखो ऑप्शन में प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर है, ठीक है। प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी में खोई गर्मी से अधिक है। ऊष्मा की मात्रा ना तो प्राप्त होती है ना ही गवाई जाती है। प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी से खोई गर्मी से कम है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा आपका, क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त कर रही है उतनी ही ऊर्जा वापस वायुमंडल में विसर्जित या उत्सर्जित कर रही है। तो ये हो जाएगा आपका हीट बजट। जितनी ऊर्जा प्राप्त कर रही है पृथ्वी उतनी ही ऊर्जा छोड़ रही है, यानी कि दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं। तो ये कहलाता है आपका हीट बजट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जैसे किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको दो चीजें बताई थी, देखो उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर। देखो उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, यानी कि पूरे वर्ष में सर्वाधिक नजदीक जिस दिन होती है उस दिन सूर्य उसको अपसौर कहते हैं। देखो सर्वाधिक नजदीक, नजदीक, और ये होती है आपकी 3 जनवरी को। और सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर कब होती है? ये होती है आपकी 4 जुलाई को। तो उपसौर कब है? जब सूर्य और पृथ्वी दोनों नजदीक हों, यानी कि सबसे नजदीक जो दिन होता है वो 3 जनवरी होता है, उसे कहते हैं अपन उपसौर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी जो होती है उसे कहते हैं अपन अपसौर, और वो होता है 4 जुलाई को। अब देखते हैं आपका कि अब उपसौर तो है सबसे कम या नजदीक, और अपसौर है दूर। और हमसे पूछ क्या रहा है? अपसौर के बारे में, कि 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अपसौर के नाम से। और जब सबसे कम दूर होती है, सबसे कम दूर होती है उसे कहते हैं अपन उपसौर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कारक जो सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण, दूसरा है, अगला है सूर्य किरणों का नतिकोण, अगला है प्रचलित पवन। देखो घूर्णन, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। इसको अपन परिक्रमण और परिभ्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण, और इस परिभ्रमण को अपन कहते हैं क्या? घूर्णन। देखो परिक्रमण गति होती है, इससे क्या होता है? वर्षों का बनना, यानी कि जो वर्ष में आपकी जलवायु दशा है उनका निर्माण होना है। और परिभ्रमण में क्या है? परिक्रमण है तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ऐसे समझो, सूर्य के चक्कर। और परिभ्रमण में क्या है? पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। परिभ्रमण में तो है दिन रात का बनना होता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात बनते हैं, और परिक्रमण के कारण दिन रात बड़े या छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये
घूर्णन की बात हुई और परिक्रमण की बात हुई, और जब दिन या रात छोटे बड़े होंगे तो तापमान पर भी प्रभाव पड़ेगा, सूर्य ताप को प्रभावित करेंगे। तो ये दोनों हैं सूर्य किरणों का नतिकोण। नतिकोण या आपतन कोण के बारे में हमने बात की थी कि जब सूर्य जिस जगह पर सीधा चमक रहा है, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है, और सर्वाधिक उस जगह पे नतिकोण होता है, और नतिकोण जहाँ पे सर्वाधिक होगा वहाँ पे सूर्यताप भी सर्वाधिक होगा। और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक नतिकोण होता है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो नतिकोण कम होता जाएगा, और तापमान भी, सूर्यताप भी कम होता जाएगा। तो ये भी सही है, नतिकोण भी प्रभावित करता है। प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि आपकी 3 प्रकार की पवनें हैं प्रचलित पवनों में, ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें। ये तापमान को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की सतह तथा वायुमंडल द्वारा सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को, देखो सूर्य द्वारा जो प्राप्त ऊष्मा है जो वायुमंडल या पृथ्वी पर आती है उसे अपन कहते हैं सूर्यातप। सूर्यातप या सूर्यताप, ये हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं सौर कलंक की। सौर कलंक के बारे में बताया था, सौर जो धब्बे होते हैं, ठीक है, सन स्पॉट जो होते हैं उसको अपन कहते हैं सौर कलंक। जहाँ पे सूर्य की ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा हो उसे कहते हैं अपन सौर कलंक। सौर ज्वाला जो सूर्य की जो ज्वालाएं दिखाई देती हैं उसको अपन सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, जिस अक्षांश पर वार्षिक आतप यानी सूर्यताप की मात्रा सर्वाधिक होती है वह है, तो मैंने आपको अभी बताया था, देखो ये आपका सूर्य है, सॉरी ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे देखो ये है आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री है ये है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश की बात करें ये है आपकी मकर रेखा। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पे, ठीक है। और विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है सूर्य, तो सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होगा आपको? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। और सर्वाधिक यदि सूर्य इस तरह से गति यानी पृथ्वी की गति है, लेकिन ऐसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, कभी कर्क रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर और कभी मकर रेखा पर। तो ये बात कर रहा है वार्षिक आपत की बात करें वर्षभर, तो वर्षभर सर्वाधिक वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और जिसका आपतन कोण कहाँ पे? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है तो वहाँ पे ऊष्मा भी सर्वाधिक प्राप्त होगी कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व में वर्ष में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर, और तो सूर्यताप भी सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। अगला है विकिरण ऊर्जा का वह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है कहलाता है। कई बार कई शायद 2-3 क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि विकिरित ऊर्जा द्वारा वह प्रतिशत जो पृष्ठ से प्राप्त हो परावर्तित होता है। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उसका किसी धरातल से परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है? एल्बिडो, स्वीति या धवलता मैंने आपको बताया था। किसी पृष्ठ से परावर्तित होना क्या कहलाता है? एल्बिडो। ऑप्शन डी, इसी को अपन स्वीति कहते हैं, इसी को अपन धवलता कहते हैं। धवलता, इसी को कहते हैं मन प्रत्यावर्तन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? यानी कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ऊंचाई। ऊंचाई प्रभावित करती है क्या सूर्यताप के वितरण को? यानी कि सूर्यताप ऊंचाई, देखो वायुदाब की अगर बात करें, ऊपर ऊपर जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुदाब में कमी होती जाएगी, और वायुदाब के कारण ही जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पे तापमान कम होता है, और वायुदाब जहाँ पे कम होता है वहाँ पे तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो ऊंचाई ये प्रभावित करती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा और तापमान कम होगा, तो ऊंचाई भी प्रभावित करेगी। सौर किरणों का कोण, सौर किरणों के कोण की यदि बात करें तो मैंने आपतन कोण आपको बताया है कि आपतन कोण जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होगा, और आपतन कोण जहाँ पे कम होगा वहाँ पे सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो ये भी है। दिन की अवधि की यदि बात करें, दिन लंबे हैं तो सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होगा, और दिन छोटे हैं तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। लेकिन महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं जो हैं ये सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, महासागरीय धाराओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये भी प्रभावित सूर्य ताप को नहीं करती हैं। तो ये था आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये सूर्य ताप और उष्ण बजट के बारे में अपन ने बात की, और नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे जलवायु को लेकर। ठीक है, जलवायु या वायुदाब पेटियां हैं उससे। तो ये आपकी क्लास थी। यदि आपको क्लासें हमारी अच्छी लग रही हों या आपको सहयोगी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।